friends, you are welcome in Detail Study Points. These channels provide to educational videos for class 1 to 12 and to tax higher educational videos. व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स होता क्या है? यानी जब भी हम किसी भी प्रविष्टि को या किसी भी अवयव को एक आयताकार क्रम में सुव्यवस्थित तरीके से संयोजित करते हैं तब इस प्रकार बने निकाय को अवयव कहते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अवयव कितने प्रकार के होते हैं, अवयव के गुणधर्म क्या होते हैं और किस किस तरह अवयव की प्रॉपर्टी कार्य करती हैं। अवयव कितने प्रकार के होते हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले अवयव ये जानते हैं कि अवयव कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला अवयव हमारे पास स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव क्या होता है? ऐसा अवयव जिसमें केवल अवयव उसके स्तंभ में होते हैं। किसमें होते हैं? स्तंभ में होते हैं। उसको क्या कहते हैं? स्तंभ अवयव कहते हैं। जैसे 1 2 3 ये अवयव कौन सा है अपने पास? स्तंभ अवयव है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर दूसरा एग्जांपल ले लिया हमने 1 2 3 4 ये अवयव भी कैसा है? स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव की सबसे बड़ी खास बात ये होती है इसमें जितने भी अवयव होते हैं सभी के सभी कॉलम में होते हैं, यानी स्तंभ में होते हैं। हम नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। जो दूसरा प्रकार है हमारे पास वो है हमारे पास पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव होता क्या है? पहले स्तंभ अवयव में जितने भी अवयव थे सभी के सभी किसमें थे? स्तंभ में। जबकि पंक्ति अवयव में जितने भी अवयव होंगे सभी के सभी किसमें होंगे? एक पंक्ति में होंगे। देख लेते हैं कैसा हो गया पंक्ति अवयव हमारे पास। तो ये लिख दिया हमने 1 2 3 4 5 6। इस अवयव को क्या बोलेंगे हम? पंक्ति अवयव बोलेंगे। दूसरा एग्जांपल ले लिया हमने 0 3 2 4। यह अवयव भी कैसा है? एक पंक्ति अवयव है। अब जान लेते हैं अवयव में पंक्ति और स्तंभ होता क्या है। हमने एक अवयव लिख दिया यहां पर 1 2 3 4 5 और 6 7 8 और 9। इसको यहां से बड़े ब्रैकेट के द्वारा क्लोज कर देंगे। अब सबसे पहले इसमें दो चीजें समझते हैं। कौन कौन सी चीजें? सबसे पहले जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको बोलते हैं पंक्ति। क्या बोलते हैं उसको? पंक्ति। यानी इसको किससे डिफाइन करेंगे हम? रो से। किससे डिफाइन करेंगे? रो से। तो इसके सामने लगा देंगे हम रो, ROW। यानी जितनी भी क्षैतिज लाइनें होंगी उनको क्या बोला जाएगा? पंक्ति। और दूसरे पॉइंट पर क्या है हमारे पास कि जितनी भी ऊर्ध्वाधर लाइनें होंगी, कौन सी लाइनें होंगी? ऊर्ध्वाधर लाइनें होंगी, उनको क्या बोला जाएगा? स्तंभ। क्या बोला जाएगा? स्तंभ बोला जाएगा। और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको C से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉलम। क्या बोला जाता है इंग्लिश में? कॉलम बोला जाता है। तो यानी दो चीज समझ में आ गई। जितनी भी हमारे पास क्षैतिज पंक्ति है, क्या है? क्षैतिज पंक्ति है, इसको क्या बोलेंगे हम? रो। और जितनी भी हमारे पास ऊर्ध्वाधर पंक्ति है, ऊर्ध्वाधर पंक्ति को क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम कॉलम। क्या बोलेंगे इसको? कॉलम। अब अगला टॉपिक समझते हैं। अवयव में अगला पॉइंट है हमारे पास ऑर्डर। ऑर्डर मतलब कोटि क्या होती है अवयव की? क्या निकालना है हमको? अवयव की कोटि। तो सबसे पहले अवयव की कोटि निकालने के लिए हमारे पास दो चीजों का होना जरूरी है। पहले तो नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ कॉलम। क्या बोला मैं? नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ कॉलम। अगर हम इनकी कंप्लीट मल्टीप्लाई कर दें, जितने एलिमेंट रो में है उतने ही, और जितने एलिमेंट कॉलम में है उन दोनों की पूरी मल्टीप्लाई कर दे तो इस प्रकार अवयवों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। तो किसी अवयव की एक बार हम कोटि चेक कर लेते हैं, कोटि कितनी होगी। जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ले लिया 1 2 3 4। तो सबसे पहले समझते हैं इस मैट्रिक्स में कितनी पंक्ति है और कितने कॉलम है। तो सबसे पहले इसमें दो क्षैतिज पंक्ति है और इनको क्या बोलते हैं? रो। यानी R इक्वल टू कितना आ जाएगा? R इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2। यानी नंबर ऑफ रो कितनी है हमारे पास? 2 है। और दूसरा पॉइंट समझते हैं, इसमें एक चीज और है हमारे पास। जितनी भी हमारे पास ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं, ऊर्ध्वाधर लाइनें भी कितनी है हमारे पास? 2 है। यानी कॉलम भी कितने हैं? 2। तो कॉलम इक्वल टू कितना आ जाएगा? C4 इक्वल टू 2। तो जब हम इसी क्या निकालेंगे? कोटि। कोटि मतलब ऑर्डर निकालेंगे। जब अवयव का ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे यानी कोटि ज्ञात करेंगे तो कोटि कैसे ज्ञात होगी? नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ कॉलम, मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ
कॉलम, तो नंबर ऑफ रो की वैल्यू कितनी है 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स की वैल्यू कितनी है 2, तो इसकी कोटि कितनी आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अगर हम इनकी कंप्लीट मल्टीप्लाई करें 2 2 से कितना हो जाएगा 4, तो ये बताता है हमें मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या कितनी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1 2 3 और 4, यानी जब हम कोटि में नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम कंप्लीट कर देंगे तब हमें मिल जाएगी अवयवों की संख्या। जबकि अगर नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम को एज इट इज छोड़ दें तो उसको क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट चेक कर लेते हैं। तो अगला अवयव हमारे पास है वर्ग अवयव। वर्ग अवयव होता क्या है, ऐसा अवयव जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू किसके हो जाए, नंबर ऑफ कॉलम्स के, यानी जितने अवयव कॉलम में हो उतने ही अवयव कितने में होने चाहिए, पंक्ति में होने चाहिए, यानी रो में होने चाहिए। जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया यहाँ पर 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर हम एक चीज चेक करते हैं कि नंबर ऑफ रो कितनी है 2 और नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं 2। तो ये जो अवयव है हमारे पास, ये जो मैट्रिक्स है इसको क्या बोलेंगे हम, स्क्वायर मैट्रिक्स। का दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। एक मैट्रिक्स शो कर दिया हमने 1 2 0 4 3 1 6 7 0। यहां पर एक चीज समझ में आती है कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू कितनी है, नंबर ऑफ रो इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू भी कितना है 3। तो इस प्रकार के अवयव को जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू होता है नंबर ऑफ कॉलम के, यानी जितनी पंक्ति होती है उतने क्या होते हैं शतम, इस अवयव क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, यानी वर्ग अवयव कहते हैं। अब दूसरा टाइप जान लेते हैं इसका। दूसरा टाइप है हमारे पास शून्य अवयव। इस शून्य अवयव होता क्या है, शून्य अवयव एक ऐसा अवयव है जिसका प्रत्येक अवयव कितना होगा शून्य, चाहे तो उसका ऑर्डर 2/2 हो या उसका ऑर्डर 3/3 हो, लेकिन उसका प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ जीरो मैट्रिक्स इज कॉल्ड जीरो, इज श्योर। सो इसका एक एग्जांपल हमारे पास पहले से दिया, वही चेक कर लेते हैं। शून्य अवयव में 0 0 ही केवल एकमात्र अवयव होगा, 0 0 0 0। तो इस अवयव के अगर हम ऑर्डर की बात करें यानी कोटि की बात करें तो कितनी है 2 क्रॉस 2। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर 3 क्रॉस 3 का शून्य अवयव भी लिखा जाता है। शून्य अवयव क्या होगा, ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव कितना हो, शून्य हो, जैसे 0 0 0 0 0 0 0 0 0। यानी इस प्रकार एक बात समझ में आ जाती है कि शून्य अवयव में प्रत्येक अवयव कितना होगा, शून्य होगा। अब अगला अवयव चेक करते हैं। अगला अवयव कौन सा हमारे पास है, अदिश अवयव। अदिश अवयव की सबसे बड़ी खास बात यही होती है कि इसके विकर्ण पर जितने भी अवयव उपस्थित होते हैं वे सभी के सभी क्या होते हैं, शून्य। इसके विकर्ण पर जितने भी अवयव उपस्थित होते हैं वे सभी के सभी क्या होंगे, समान होंगे। जैसे हम एक चेक कर लेते हैं यहाँ पर 3 0 0 0 3 0 0 0 3। ये अवयव कौन सा है हमारे पास, ये अदिश अवयव है। कौन सा अवयव, अदिश, यानी अदिश अवयव में विकर्ण पर जितने भी अवयव होंगे वे सभी के सभी समान होंगे। 3 है तो विकर्ण पर पूरे पर 3 ही रहेगा, √4 है तो विकर्ण पर √4 ही रहेगा, 5 है तो पूरे विकर्ण पर 5 ही रहेगा। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स चेक कर लेते हैं। अगला अवयव कौन सा है हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी इसको क्या बोलते हैं, तत्समक अवयव। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला मैट्रिक्स है हमारे पास, जिसको क्या बोलते हैं, तत्समक अवयव। सबसे पहले चेक करें, तत्समक अवयव हमारे पास एक ऐसा वर्ग अवयव होता है जिसका प्रत्येक विकर्ण का एलिमेंट यानी विकर्ण का प्रत्येक अवयव कितना होता है, 1 होता है। विकर्ण का प्रत्येक अवयव कितना होगा, 1 होगा। और उसके बाद की जितनी भी प्रविष्टियां अवयव में हम करेंगे वो शून्य से करेंगे, यानी विकर्ण पर 1 1 रखेंगे। अगर वो ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है तो एलिमेंट कौन कौन से आ जाएंगे उसके हमारे पास, 2 क्रॉस 2 के एलिमेंट चेक कर लेते हैं, ऑर्डर में आ जाएंगे 1 0 0 और 1। और अगर वो 3 क्रॉस 3 का है तो एलिमेंट आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यानी 2 क्रॉस 2 में जो एलिमेंट की प्रविष्टि होगी वो 1 0 0 और 1 होगी। और जब ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर्स में जो प्रविष्टियां रखी जाएंगी वो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होगी। तो इस प्रकार आपने जान लिया कि तत्समक अवयव क्या होता है, ऐसा अवयव यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके विकर्ण पर प्रत्येक अवयव कितना होगा, 1, और उससे ऊपर उससे नीचे की जितनी प्रविष्टियां होंगी सभी किससे पूर्ण होंगी, शून्य से पूर्ण होंगी।
अगला अवयव है हमारे पास। अब सबसे पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि दो अवयव के समान होने की शर्त क्या होती है। दो अवयव समान कब होते हैं? जब अवयव का प्रत्येक अवयव, एक अवयव का प्रत्येक अवयव दूसरे के अवयव के उस स्थान पर आने वाले अवयव से समानता प्रदर्शित करता है। यानी दोनों अवयवों में एक ही जगह रखे जाने वाले, यानी ए आई जे के क्रम के अनुसार रखे जाने वाले सभी अवयव क्या होते हैं? समान होते हैं। तभी इन अवयव क्या कहते हैं? समान अवयव कहते हैं। जैसे कि भाई एग्जाम्पल हम चेक कर लेते हैं समान अवयव होते क्या है एक बार। तो हमने एक एग्जांपल रख दिया यहाँ पर 1 0 3 4 और इसी प्रकार इस अवयव को क्या नाम दे दिया? A। मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 0 3 4 एंड मैट्रिक्स B इक्वल टू, B की वैल्यू क्या दे दी हमने? B इक्वल टू नाम दे दिया हमने, B का नाम रख देंगे 1 0 3 और 4। अब यहां पर हम एक चीज बोल सकते हैं कि A इक्वल्स टू किसके हैं? B के। कैसे इक्वल्स टू B के हैं? यहाँ पर भी 1 है, यानी A11 की वैल्यू भी 1 है, यहाँ पर A11 की वैल्यू भी 1 है। यहाँ पर A12 की वैल्यू कितनी है? 3 और यहाँ पर A12 वैल्यू कितनी है? 3। इसी प्रकार यहाँ A21 की वैल्यू कितनी है? 0 और यहाँ पर A21 की वैल्यू कितनी है? 0। A22 की वैल्यू कितनी है? 4। यहाँ पर A22 की वैल्यू भी कितनी है? 4। इसको क्या लिखा जा सकता है? A इक्वल्स टू B। यदि इसमें कोई ऐसा एलिमेंट आ जाए जिसकी वैल्यू उसके स्थान पर आने वाले दूसरे अवयव में मैच नहीं होती, इस प्रकार से A इज नॉट इक्वल्स टू B कहा जाएगा। अर्थात मैट्रिक्स A यानी अवयव A अवयव B के समान नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब पर्सनली है हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज सोल्व करते हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1 में सबसे पहला सम्स दिया हुआ है अवयव A इक्वल टू 2 5 19 minus 7 35 minus 2 5 by 2 12 under root 3 1 minus 5 and 17। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है अवयव की कोटि ज्ञात कीजिए। तो अवयव की कोटि के लिए मैंने भी आपको बताया था अवयव की कोटि कैसे होती है। अवयव की कोटि बराबर नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ कॉलम। अब एक बार चेक कर लेते हैं इसकी कोटि क्या होगी। तो कोटि बराबर, तो सबसे पहले इस वाले अवयव में हम ये चेक करते हैं नंबर ऑफ रोज कितनी है। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 2 3। तो नंबर ऑफ रो कितनी है? 3 और मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ कॉलम कैसे चेक होंगे? नंबर ऑफ कॉलम चेक कर लेते हैं 1 2 3 और 4। तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हमारे पास? 4। तो जो अवयव की कोटि है, अवयव की कोटि कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 3 क्रॉस 4। कितनी हो जाएगी? 3 क्रॉस 4। यानी अवयव की कोटि के लिए हमको नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम रखना पड़ेगा। उसके बाद इसमें सेकंड सम से अवयवों की संख्या, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था अवयव की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? इनकी कंप्लीट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इस सम्स में अवयवों की संख्या निकालेंगे तो कैसे निकलेगी अवयवों की संख्या? इसका सेकंड पार्ट है अवयवों की संख्या के लिए हमको क्या करना है? नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और अगला पॉइंट है, अगला किस्म से हमारे पास वैल्यू निकालने A13 A21 A33 A24 A23। तो सबसे पहले इस सम्स को हम सोल्व करते हैं। इसमें वैल्यू हमारे पास कौन कौन सी इनिशिएट हैं। तो इसका थर्ड पार्ट चेक कर लेते हैं। तो जब हम वैल्यू किसकी निकालते हैं? A13 की। इसको पढ़ते क्या है? A13 का मतलब क्या होता है? पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। कैसे पढ़ा जाएगा? पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो सबसे पहले फर्स्ट रो में चलते हैं। फर्स्ट रो है हमारे पास ये और कॉलम फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है वो कितना है? 19। यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 19। उसके बाद अगला पॉइंट कौन सा है? A21। A21 का मतलब क्या होता है? जब हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे A21, इसका मतलब क्या होगा? दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यानी इसका मतलब क्या होगा? रो नंबर 2 कॉलम नंबर फर्स्ट। तो रो नंबर 2 कॉलम नंबर फर्स्ट पर जो वैल्यू है, वैल्यू कितनी है? 35। तो यहाँ वैल्यू कौन सी मेंशन कर देंगे? 35। अब नेक्स्ट सम्स पर चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? A33। तो जब हम A33 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कैसे फाइंड आउट होगी? एक बार चेक कर लेते हैं।
A3 इसका मतलब क्या हुआ, नंबर रो नंबर 3 कॉलम नंबर 3, रो नंबर 3 कॉलम नंबर 3 मतलब तीसरी पंक्ति और तीसरा सतम। ये कैसे पता चलता है कौन सी पंक्ति कौन सा सतम है? जैसे कि हमने अभी कोटि में क्या निकाला था, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो पहले आएगी और नंबर ऑफ कॉलम बाद में आएगा। तो यहाँ पर एक चीज देखने के लिए मिलता है, नंबर ऑफ रो कितना है 3 और नंबर ऑफ कॉलम कितना है 3, यानी तीसरी पंक्ति और तीसरा सतम, तीसरी पंक्ति और तीसरे सतम की वैल्यू कितनी -5, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -5। बाकी दो सम्स की वैल्यू आप निकाल सकते हैं A2 4 और A2 3। तो नेक्स्ट वाले सम्स पर यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसके संभव कोटि क्या होंगी, और 13 है तो संभव कोटि क्या होंगी। कोटि का मतलब है नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा। तो सबसे पहले अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या कितनी मेंशन है हमारे पास, अवयवों की संख्या कितनी है 24। तो अब इसकी कोटि चेक कर लेते, कितनी संभावित कोटि बन सकती है, यानी 24 सीधे सीधे ज्ञात करना है कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनकी गुणा से क्या बनेगा 24 बनेगा। तो सबसे पहली संभावित कोटि कितनी हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाई 12, या दूसरी क्या हो जाएगी 12 मल्टीप्लाई बाई 2। उसके बाद तीसरी क्या हो जाएगी 8 मल्टीप्लाई बाई 3, या 3 मल्टीप्लाई बाई 8, या 6 मल्टीप्लाई बाई 4, कॉमा अगली संभावित क्या हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई बाई 6, या फिर एक हो जाएगी हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाई 24, और एक हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाई 1। तो आप समझ गए होंगे, यानी अवयवों की संख्या दी होने पर कोटि का निर्धारण कैसे होता है। वो संख्या ज्ञात कर दीजिए जिनका गुणनफल अवयवों की संख्या के बराबर आता है, और इस प्रकार हम नंबर ऑफ एलिमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी किसी भी मैट्रिक्स की कोटि ज्ञात कर सकते हैं। यदि किसी अवयव में 18 अवयव है, इसकी संभावित कोटियां क्या होंगी, और यदि इसमें 5 अवयव है तो इसकी संभावित कोटियां क्या होंगी। तो सबसे पहले इसमें चेक कर लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट है 18, कितना है नंबर ऑफ एलिमेंट 18 है, यानी जितने भी अवयव की संख्या वो 18 है, तो 18 किस मल्टीप्लाई में आएगा 9 2 जा 18, यानी 9 दूनी 18, उसके बाद 2 9 जा 18, और 18 1 जा 18, और 1 18 जा 18, यानी हमारे पास जितनी भी संभावित कोटि पॉसिबल हो सकती है वो कौन कौन सी होंगी 6 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 6, 2 मल्टीप्लाई बाई 9, 9 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 18, 18 मल्टीप्लाई बाई 1। ये जितने भी हमारे पास संभावित कोटियां बन सकती हैं। दूसरे से इसी सम में पूछा गया है, यदि इसमें अवयव की संख्या 5 है तो संभावित कोटि क्या होंगी 5 मल्टीप्लाई बाई 1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाई 5। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे किसी भी अवयव में अवयव की संख्या के आधार पर उसकी कोटि कैसे डिफाइन होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक 2 क्रॉस 2 अवयव। तो सबसे पहले एक चीज जान लेते हैं 2 क्रॉस 2 ये क्या है। 2 क्रॉस 2 मतलब जो हमें मैट्रिक्स निकालना है, जो हमें अवयव निकालना है, उस अवयव का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, यानी नंबर ऑफ रो कितनी बनेगी 2 और नंबर ऑफ कॉलम कितने बनेंगे 2। तो सबसे पहली चीज ये इंफॉर्मेशन देती है 2 क्रॉस 2, यानी नंबर ऑफ रो इक्वल टू 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 2। अगर यहाँ पर 3 क्रॉस 3 होता तो इसका मतलब हम समझते नंबर ऑफ रो इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 3। तो आप समझ गए होंगे कि ये पहली चीज क्रॉस में जो वो क्या बताती है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन इनिशिएट करते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है इसमें Aij इक्वल्स टू I प्लस j का होल स्क्वायर बाई 2। तो सबसे पहले 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर में आने वाले एलिमेंट चेक कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया था, एलिमेंट कैसे चेक होंगे A1 1 A1 2 A2 1 A2 2। इसका मतलब क्या हुआ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, उसके बाद नीचे
दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी जो 1 1 है ये 1 2 है, किसकी वैल्यू है I और J की। तो सबसे पहला पॉइंट निकालते हैं यहाँ पर, कौन सा, A11। अब ये A11 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले मान रख दो। यहाँ पर I की वैल्यू कितनी है 1 और J की वैल्यू कितनी है 1, तो ऊपर मान क्या बचेगा हमारे पास 1, I की वैल्यू कितनी हो गई 1 और J की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो 1 + 1 / 2 और 1 + 1 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे, तो मान क्या बचेगा 2² / 2, यानी वैल्यू कितनी बचेगी हमारे पास 2। कितनी वैल्यू बचेगी 2। उसके बाद किसका मान निकाल लेंगे A12 का। जब A12 का मान निकालेंगे तो I की वैल्यू कितनी है 1 और J की वैल्यू कितनी है 2, तो I के स्थान पर क्या रखेंगे 1 और J के स्थान पर क्या रखेंगे 2, तो वैल्यू रख दी 1 + 2 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा 2 + 1 3 और 3 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 9/2, यानी A11 की वैल्यू कितनी होगी 2, A12 की वैल्यू कितनी होगी 9/2। इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट पर वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे किसकी A21। जब A21 की वैल्यू निकालेंगे तो A21 की वैल्यू कैसे निकलेगी A21, यानी I की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 और J की वैल्यू कितनी है 1, तो जहां पर I था I के स्थान पर क्या रखेंगे 2 और J के स्थान पर क्या रखेंगे 1 और Y क्या रखेंगे 2, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो A21 = कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9/2, क्या हो जाएगा 9/2। अब नेक्स्ट पॉइंट पर जो वैल्यू निकालेंगे किसकी निकाल लेंगे A22 की। जब यहां पर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे A22 की, इसका मतलब I की वैल्यू भी 2 और J की वैल्यू भी 2, तो इसमें रख देंगे 2 + 2 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2, तो वैल्यू कितनी है 2 2 4 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 16/2, तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको 8 मिल जाएगी। अब इस मैट्रिक्स की जितनी भी वैल्यू हैं सभी के सभी इसमें कंसीडर कर देंगे A11 की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पर क्या रख देंगे 2, A12 वाली वैल्यू कितनी है 9/2, तो यहाँ पर क्या ऐड कर देंगे 9/2। A21 की वैल्यू भी कितनी है 9/2, तो यहाँ पर क्या रख देंगे 9/2। A22 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 8, तो यहाँ पर क्या फाइंड आउट कर देंगे 8, यहां पर रख देंगे 8, और इसी प्रकार हमने किसकी वैल्यू निकाल दी Aij I + J के होल स्क्वायर की वैल्यू हमने यहां से क्या कर दी फाइंड आउट कर दी। तो सबसे पहले इससे नेक्स्ट वाला सम्स है Aij = I/J, ये भी सेम टू सेम हम ऐसे ही निकाल देंगे जैसे पहले वाला सम्स निकाला था। देख लेते एक बार सम्स क्या दिया हुआ है Aij I/J, यानी Aij I/J का मतलब जब हम क्या निकालेंगे इसमें A11 निकालेंगे तो 1/1, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी A11 की 1, और सेकंड टाइम्स में जब यहाँ पर I की वैल्यू क्या रखेंगे 1 और J क्या रखेंगे 2, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम क्या आ जाएगा 2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, और जब A21 की वैल्यू यहाँ से फाउंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/1, वैल्यू बचेगी 2। जब A22 की वैल्यू निकालेंगे तो 2/2, वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और इस प्रकार हम किसी भी समायोजन के द्वारा एक अवयव का मान निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 3x4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से संबंध रखते हैं। तो सबसे पहले एक बात चेक कर रहे हैं 3x4, ये 3x4 क्या है यहाँ पर, ये 3x4 क्या है कोटि, क्या है यहाँ पर कोटि, या नंबर ऑफ रो इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ रो इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 और नंबर ऑफ रो इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, यानी यहां से अवयव में पंक्ति की संख्या और कॉलम की संख्या ज्ञात की जा सकती है, जिससे हम A11, A21, A31 जैसी संख्याओं को निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें एक चीज पता चल गई कि अवयव जो बनेगा फाइनल अवयव कैसा बनेगा A11, A12, A13, A14, और इसी प्रकार ये हमारे पास एक पंक्ति हो गई। दूसरी पंक्ति क्या आ जाएगी A21, A22, A23, A24, और तीसरी पंक्ति क्या आ जाएगी
A31 A32 A33 A34। तो सबसे पहले इसमें एक चीज चेक कर लेते हैं कि नंबर ऑफ रो कितनी है। तो नंबर ऑफ रो कितनी है 1 2 और 3। तो नंबर ऑफ रो इक्वल टू 3, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4। यानी जो सबसे पहले लिखा हुआ था 3 क्रॉस 4, उसका मतलब क्या था कि हमें अवयव की कोटि से ये ज्ञात हो जाएगा अवयव की संख्या कितनी है और उनका ऑर्डर क्या रखना है, यानी A11 A12 A13 कहां तक रखना है और किस संख्या तक रखना है। ये किससे पता चलता है, अवयव की कोटि से पता चलता है। तो नेक्स्ट वाले पॉइंट पर हम सबसे पहले किसी भी एक की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सेकंड वाला तो इजी है, अपने आप हो जाएगा। फर्स्ट वाले की वैल्यू मैं निकाल देता हूं यहाँ पर। देखिए फर्स्ट वाला जो सम दिया हुआ है वो क्या है, aij इक्वल टू 1/2 माइनस 3i प्लस j। तो सबसे पहले एक बार रिलेशन को लिख लेते हैं यहाँ पर, aij इक्वल टू 1/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 मोड माइनस 3i और प्लस जी। ये प्लस करता क्या है, ये मोड यहां पर करेगा। अगर मोड का क्या होगा, जो भी अंदर किसी भी फलन का मान माइनस आ जाएगा, मोड उसको अपने आप कैसा कर देगा, प्लस का कर देगा। इस बात का ध्यान रखना है, यदि हम कोई ऐसा वेव निकाल रहे हैं जिसमें अंदर का मान माइनस आ रहा है, तो जब ये मोड हटेगा ये इसको कैसा कर देगा, प्लस का कर देगा। तो सबसे पहले पहला वेव निकालते हैं, कौन सा वेव, A11। फिर क्या निकालेंगे A12 और इसी तरह एस ऑन सभी एलिमेंट्स हम फाइंड आउट कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट वाला एलिमेंट निकाल लिया। फर्स्ट एलिमेंट क्या है A11। A11 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 मोड माइनस 3। अब देखो यहाँ पर i की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ i के स्थान पर क्या रखेंगे 1, यानी -3 मल्टीप्लाई बाई 1। फिर क्या रखेंगे प्लस j, और j की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, देखो i की वैल्यू 1 थी, j की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर क्या रखा जाएगा 1। और जब वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो क्या होगा 1/2 नेक्स्ट करने पर -3 प्लस 1, -3 प्लस 1 इसकी वैल्यू कितनी होगी अंदर -2। और मैंने अभी बताया था अगर मोड के अंदर वैल्यू माइनस है तो जब मोड हटेगा तो वैल्यू कैसी हो जाएगी, प्लस की। वैल्यू कैसी हो जाएगी, प्लस की। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोड हटते ही A11 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2, और 2 कैसा बाहर निकलेगा, प्लस का। 2 से 2 कैंसिल आउट, A11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। कितनी हो जाएगी A11 की वैल्यू 1। और इसी प्रकार नेक्स्ट वैल्यू किसकी निकाल लेंगे हम, A12 की। किसकी निकाल लेंगे, A12 की। जब A12 की वैल्यू निकालेंगे तो सेम टू सेम वही फॉर्मूला पहले वाला 1/2, उसके बाद मोड माइनस, यहाँ पर i की वैल्यू कितनी है, पहले तो -3 रखेंगे, i की वैल्यू कितनी है 1, तो -3 मल्टीप्लाई बाई 1 और प्लस j की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पर क्या ऐड कर दिया हमने 2 ऐड कर दिया। तो जब वैल्यू फाइनल फाइंड आउट होगी तो कितनी होगी 1/2 मोड -3 और प्लस 2, -3 प्लस 2। तो मोड के अंदर क्या बचेगा 1/2 मोड -1। और मैंने अभी बताया था कि अगर मोड हटेगा तो अंदर जो माइनस की वैल्यू कैसे हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1, कितना आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1, यानी वैल्यू कितनी रह जाएगी हमारे पास 1/2 रह जाएगी। तो हमने A11 की वैल्यू निकाल ली, A12 की। अब आगे की वैल्यू बिल्कुल डायरेक्ट निकाल लेते हैं। नेक्स्ट वैल्यू किसकी निकाल लेंगे A13 की। और जो A13 की वैल्यू डायरेक्ट निकाल कर क्या आएगी 1/2, तो सीधे सीधे मान रख देते हैं -3 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 1 और प्लस क्या आ जाएगा 3। अब 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे सोल्व करने के बाद कितना आ जाएगा अंदर 0, यानी बचेगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई कितना आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 0। तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ पर 0। और इसी प्रकार एक नेक्स्ट की वैल्यू निकाल लेते किसकी A13 की। जब A13 की वैल्यू निकालेंगे तो A13 की वैल्यू कैसे निकलेगी A13 इक्वल टू 1/2 मोड। अब मोड में 1/3 में वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ पर -3, i की मल्टीप्लाई कितनी वैल्यू कितनी है यहाँ पर आएगी 1 और प्लस क्या आ जाएगा 3। और इस प्रकार हम किसी भी
किसी भी पॉइंट पर A11 पर, A12 पर, A13 पर वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। A14 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 मोड i की वैल्यू कितनी है 1, तो -3 मल्टीप्लाई बाई 1 और प्लस कितना आ जाएगा 4। अब 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें कितना बचेगा 1, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 1। अब वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। यानी हमें स्टार्टिंग के जितने एलिमेंट है A11, A12, A13 और A14 इन सभी की वैल्यू मिल गई। तो इनकी वैल्यू हम रिप्लेस करते हैं आव्यू में। तो आव्यू में इनकी वैल्यू रखने के बाद क्या मान मिलेगा A11 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, A12 की वैल्यू कितनी है 1/2, A13 की वैल्यू कितनी है 0, A14 की वैल्यू कितनी है 1/2। और इसी प्रकार हम आने वाले एलिमेंट की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि अब नेक्स्ट में वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ आपको कि A21, A22 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी। तो डायरेक्ट निकाल दे रहा हूँ मैं यहाँ पर A21, तो A21 की वैल्यू होगी 1/2, 3 2 जा 6, तो अंदर कितना बचेगा देखो 3 2 जा 6 -6 और अंदर बचेगा कितना प्लस के 1, तो अंदर बचेगा -5। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी मोड से बाहर ये प्लस आएगा +5/2। और इसी प्रकार नेक्स्ट वैल्यू ले लेते हैं A22। तो जब A22 की वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू कितनी होगी 1/2, क्योंकि अंदर 3 है पहले से, तो 3 2 जा 6 और 6 में से 2 जाके -4 और -4 कैसा हो जाएगा +4 और वैल्यू कितनी बचेगी यहाँ पर 2। और इसी तरीके से क्या निकालेंगे A23। जब A23 निकालेंगे तो ये बात का ध्यान रखना आई वाली जो हमारे पास पहले व्यंजक था, व्यंजक कौन सा था Aij इक्वल टू 1/2। क्या था Aij इक्वल टू 1/2 और 1/2 के साथ मोड -3i और +j और फिर से क्या था मोड। तो इसमें शायद सभी की सभी वैल्यू रख देंगे हम, कौन कौन सी वैल्यू हमारे पास में थी। तो A2 i की वैल्यू कितनी रखेंगे 2, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी मिल जाएगी A24 इक्वल टू पहले A23 की वैल्यू निकालते हैं, तो 3 2 जा 6। अब जब लास्ट में 3 है 6 में 3 जाने के बाद कितना बचेगा 3, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। जब A24 की वैल्यू निकालेंगे तो A24 की वैल्यू 3 2 जा 6 और 6 में से जब 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 2, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। और इसी तरीके से किसकी वैल्यू निकालेंगे A31 की। जब A31 की वैल्यू निकालेंगे तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और j की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। और इस व्यंजक में वैल्यू रखने के बाद 1/2 3 3 जा 9, 9 में से 1 जा कितना हो जाएगा -8, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 8 वैल्यू आ जाएगी 1/2। A31 इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई 8, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी 4। और A32 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3 3 जा 9, 9 में से 2 जाने के बाद कितने बचेंगे 7, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/2। और A33 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3 3 जा 9 कितना बचेगा 6 बचेगा। 3 3 जा 9 और 9 में 3 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 6 बचता माइनस का, लेकिन मोड क्या कर देगा उसको प्लस का, तो वैल्यू कितनी बचेगी यहाँ पर 3। और A34 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। अब i की वैल्यू कितनी रखेंगे यहाँ पर 3 3 3 जा 9, 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना होगा -5 और मोड माइनस को क्या कर देगा प्लस, तो मल्टीप्लाई बाई कितना आ जाएगा 5, तो वैल्यू कितनी बचेगी 5/2। अब जितनी वैल्यू है हमारे पास में सभी आव्यू में रख देंगे। A21 की वैल्यू कितनी है 5/2, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 5/2। A22 की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 2। A23 की वैल्यू कितनी है 3/2, तो यहाँ पर क्या रख देंगे 3/2। A24 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, तो यहाँ पर क्या रख देंगे 1। A31 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4। A32 की वैल्यू कितनी है 7/2, तो यहाँ पर क्या रख देंगे 7/2। A33 की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पर क्या रख देंगे 3। A34 की वैल्यू कितनी है 5/2, यहाँ पर क्या रख देंगे 5/2। और यही हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है जिसको हमें फाइंड है हमारा वो मैट्रिक्स। तो ये एलिमेंट कौन सा हो जाएगा A11, A12, A13
3, उसके बाद A1 4, इस तरह से A2 1, A2 2, A2 3 और इसी प्रकार हम नेक्स्ट एलिमेंट निकाल सकते हैं। इसके कोई से भी सम्स को इस प्रकार निकाला जा सकता है। इस समीकरण को सोल्व करना है तो सोल्व करने के लिए पहले एक बार चेक कर लेते हैं। इसने बोला कि इसमें ए बी सी डी के मान ज्ञात करने, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि दो अवयव समान होंगे। कब समान होंगे? जब उनका प्रत्येक अवयव समान हो, यानी पहले अवयव में A11 के स्थान पर आने वाला अवयव दूसरे अवयव में A11 के स्थान पर आने वाले अवयव के समान होना चाहिए। कैसे? ये अवयव इसके समान होना चाहिए, ये अवयव इसके समान होना चाहिए और ये अवयव इसके समान होना चाहिए, ये अवयव इसके समान होना चाहिए। यानी हम एक चीज समझ में आ गई, सम्स में से हमें 4 इक्वेशन मिलने वाली हैं और जिनसे हम ए बी सी डी के मान फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए इक्वेशन कैसे मिलेंगी। तो सबसे पहले a माइनस बी, हमें पता है अगर ये दो अवयव बराबर हैं तो इसका मतलब इसका A11 किस बराबर होना चाहिए? A11 के। तो दिया है अवयव के गुण से जब दो अवयव समान होते हैं a माइनस बी इक्वल्स टू किसके होना चाहिए? -1 के। 2a माइनस बी इक्वल्स टू किसके होना चाहिए? 0 के। 2a माइनस बी इक्वल्स टू किसके होना चाहिए? 0 के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये क्या होगी? इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमको क्या करना है? दो समीकरण हल कर लेनी है, समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकंड। किसके मान मिल जाएंगे? ए और बी के दोनों के मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए समीकरण किससे? समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या आ जाएगा? 2a माइनस बी इक्वल्स टू किसके हो जाएगा? 0 के। तो 2a इक्वल्स टू किसके हो जाएगा? b के। और b की वैल्यू किस में रख देंगे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? a। सबसे पहले a की वैल्यू तो a ही रहने दिया और b की वैल्यू किसके बराबर है? 2a। तो -2a और इक्वल्स टू कितना था? -a। अब 2a से a सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना बचेगा? -a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? -1 और a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1। सो b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि b इक्वल्स टू क्या था? 2a। तो इसी प्रकार हमने दो समीकरणों से और b के मान निकाल दिए। नेक्स्ट दो समीकरणों में से 2a प्लस सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 5 और 3c प्लस d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 13। तो सबसे पहले मैंने ये रेशो उठाई, यहाँ से क्या मान मिल जाएगा? 2a प्लस सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 5। तो 2a प्लस सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 5। a की वैल्यू कितनी है पहले से? 1। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस सी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 5। तो 2 प्लस सी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 5 और c इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? यहाँ पर c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 माइनस 2, c इक्वल्स टू आ जाएगा 3। तो c की वैल्यू मिल गई। c की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? c की वैल्यू फाइंड आउट कर दी हमने 3। और अब किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? अब वैल्यू निकालते हैं हम d की। और d की वैल्यू कैसे निकलेगी? d की वैल्यू के लिए 3c प्लस d इक्वल्स टू किसके हो जाएगा? इक्वल्स टू हो जाएगा 13 के। तो 3c प्लस d इक्वल्स टू किसके आ जाएगा? 13 के। c की वैल्यू कितनी पहले से? 3। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस d इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 13। और d इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 13 माइनस 9। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। और इस प्रकार हमने किस किस की वैल्यू निकाल दी? किस किस की वैल्यू फाइंड आउट कर दी हमने? सबसे पहले देखो किस किस की वैल्यू फाइंड आउट कर दी? a और फिर b और फिर c और फिर d। और इसी प्रकार अवयव के गुणधर्म से हमने a b c और d सभी के मान ज्ञात कर लिए। अब नेक्स्ट सम्स देखते हैं कौन सा है हमारे पास। तो नेक्स्ट सम्स में सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्टिव सम्स है, तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या इसने क्या एक वर्ग अवयव में, यानी एक वर्ग अवयव में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो अभी हमने पहले चेक किया था, क्या चेक किया था कि किसी भी वर्ग अवयव में नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू हो जाएगा नंबर ऑफ कॉलम, यानी जितनी पंक्ति की संख्या है उतनी किसकी संख्या होगी? स्तंभ की संख्या होगी। तो यहाँ पर हमारे पास कोटि दी गई है m क्रॉस n। किसकी दी गई है? m क्रॉस n की कोटि दी गई है। इसका मतलब m क्या है? नंबर ऑफ रो और n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम। और अगर इसको वर्ग अवयव होना है तो वर्ग अवयव होने के लिए कंडीशन क्या है? m इक्वल्स टू होगा किसके बराबर होगा? m इक्वल्स टू होगा n के। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट सम्स देखते हैं। तो नेक्स्ट सम्स में किन मानों के लिए
x और y के किन मानों के लिए निम्न युग्म समान है। तो सबसे पहले सम्स में दिया उसने क्या दिया है, युग्म क्या है, समान। अगर युग्म समान होंगे इसका मतलब मैट्रिक्स A इक्वल्स टू होगा मैट्रिक्स B, यानी पहला अवयव किसके बराबर होगा, दूसरे अवयव के बराबर होगा। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं, अगर युग्म समान है तो कंडीशन क्या होगी, 3x + 7 इक्वल्स टू किसके होगा, 0 के। 3x + 7 इक्वल्स टू होगा किसके, 0 के, क्योंकि युग्म क्या है, समान है। तो 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7, राइट हैंड में जाकर माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -7/3। और इसी प्रकार y की वैल्यू निकाल लेंगे, y + 1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 8। y + 1 इक्वल्स टू आ जाएगा 8 और y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 8 - 1, दैट इज y इक्वल्स टू 7। तो जब युग्म समान होते हैं तो हम एक स्थान पर, जैसे यहाँ पर पहला एलिमेंट है उसकी तुलना किससे करेंगे, उसी स्थान पर रखे गए दूसरे अवयव के एलिमेंट से। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो सबसे पहले इसने बोला है 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की, 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या बताइए जिसमें प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल लेते। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ जाएंगे, 9। कितने आ जाएंगे, 9। तो अब सबसे पहले इसने बोलना है कुल कितनी संख्या होगी, तो कुल कितनी संख्या निकाल, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 2। तो 2 की मल्टीप्लाई आ जाएंगे, 2 की मल्टीप्लाई क्या कर देंगे हम, 9, और 2 की मल्टीप्लाई 9 क्या होगी, 512। कितनी आ जाएगी, 512। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो आपने देख लिया कि कैसे हम अवयव में दो अवयव की समानता रखते, दो अवयव की समानता में कैसे सोल्व करते हैं। उसके बाद एक अवयव में किसी भी पंक्ति के लिए कोई भी अवयव कैसे निकाला जाता है। मैट्रिक्स A = 2 4 3 2 एंड मैट्रिक्स B = 1 -2 3 5 एंड मैट्रिक्स C = -2 3 5 4। इसका सबसे पहला पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास लिखा हुआ है, हमको यही वाला A + B फाइंड आउट करना है। A + B में ये वैल्यू किसकी है हमारे पास, A की। A + B जब निकालेंगे तो A का मान कितना दिया हुआ है, A = है 2 4 3 2 और मैट्रिक्स B = है, मैट्रिक्स B = है 1 3 -2 5। और जब वैल्यू निकालेंगे A + B की तो A + B = हो जाएगा 2 1 3 4 3 7। कैसे 2 1, इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के साथ जुड़ेगा, 2 + 1 = कितना हो जाएगा, 3। 4 + 3 = कितना हो जाएगा, 7। 3 + -2 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1। 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7। तो ये वैल्यू किसकी हमारे पास है, A + B की। एक बार फिर चेक कर लेते कैसे निकाला, A + B यानी ये एलिमेंट इस वाले एलिमेंट में ऐड होगा। 2 + 1 = कितना आ जाएगा, 3। 4 + 3 = कितना आ जाएगा, 7। और 3 - 2 = कितना आ जाएगा, 1। और 2 + 5 = कितना आ जाएगा, 7। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, A - B। जब माइनस करेंगे तो पूरे मैट्रिक्स में माइनस साइन अप्लाई हो जाएगा, यानी मैट्रिक्स से जितने भी एलिमेंट है हमारे पास सभी के सभी कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो इसका सेकंड सम्स उठा दें हम। सेकंड सम्स है A - B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पहले A की वैल्यू रखिए। A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 4 3 2 2 4 3 2। और इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। किसको माइनस करेंगे, मैट्रिक्स B को। और मैट्रिक्स B कौन सा हमारे पास, 1 - 2 1 - 2 और फिर कितना है, 3 और 5। तो जब इसको सबट्रैक्ट करेंगे मैट्रिक्स A से मैट्रिक्स B तो वैल्यू क्या बचेगी यहाँ पर, इक्वल्स टू, अब मैट्रिक्स के अंदर ही छोड़ देंगे 3 क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस प्रत्येक एलिमेंट में फॉरवर्ड हो जाएगा। जो एलिमेंट प्लस का वो कैसा हो जाएगा अंदर माइनस का, और जो माइनस का वो कैसा हो जाएगा प्लस का। तो वैल्यू कितनी बचेगी, 2 - 1। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 माइनस अंदर चला जाएगा, 4 - 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 - 3। ये कितना है यहाँ पर, 3। अब माइनस क्योंकि एक -2 पहले से भी माइनस का है, जब ये माइनस बाहर वाला अंदर शिफ्ट करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, माइनस प्लस, यानी प्लस के
2। अब यहाँ पर है 2, अब ये माइनस अंदर शिफ्ट हो जाएगा, क्या आ जाएगा -5। तो वैल्यू कितनी बचेगी 1 1 5 -3। और यही वैल्यू किसकी है हमारे पास है a माइनस बी की। किसकी वैल्यू है a माइनस बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी। a माइनस बी में ध्यान रखना है कि एक अवयव के जिस अवयव के बाहर माइनस लगा होगा उसके अंदर के सभी साइन, जितने भी अवयव के साइन है वो सभी चेंज हो जाएंगे। यानी जो जितने प्लस थे वो कैसे हो गए माइनस, और जो माइनस का था वो कैसा हो गया प्लस हो गया। उसके बाद इसका सेकंड सम्स देखते हैं, इसका थर्ड सम्स देखते हैं। थर्ड वाला सम्स कितना है 3a माइनस c। तो सबसे पहले वैल्यू निकाले 3a माइनस c वाले का। पहले हमने इसका व्यंजक लिख दिया और वैल्यू है हमारे पास 3a माइनस c। तो सबसे पहले इक्वल्स टू आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई मैट्रिक्स A, और मैट्रिक्स A की वैल्यू कितनी है 2 3 और 4 2। कितनी वैल्यू है 2 3 और 4 और 2। अब क्या कर देंगे यहाँ पर माइनस, और माइनस के साथ में डिटरमिनेंट्स कौन सा, इस बार मैट्रिक्स कौन सा लगाएंगे, यानी अवयव लिख देंगे यहाँ पर C, और अवयव C कौन सा है 3 मैट्रिक्स A माइनस मैट्रिक्स C, और मैट्रिक्स C का मान कितना है -2 5 3 और 4। कितना मान मिल रहा है -2 5 3 और 4। तो यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी 3a माइनस c इक्वल्स टू किसके हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखना है, जब किसी भी अवयव के बाहर कोई भी कांस्टेंट हो, जैसे 3 4 5 6 कुछ भी कोई भी इंटीजर हो, तो जब उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो अवयव के प्रत्येक अवयव में मल्टीप्लाई होगी। क्या होगी अवयव के प्रत्येक अवयव में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 3 2 जा 6 4 3 जा 12 3 3 जा 9 3 2 जा 6, और माइनस, ये माइनस को फिलहाल एज इट इज छोड़ दिया हमने यहाँ पर। ये कितना आ जाएगा -2 5 3 4। अब हो जाएगा हमारे पास 3a माइनस c इक्वल्स टू 6। अब देखिए माइनस है, और जब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस कैसे हो जाएगा यहाँ पर प्लस। 6 प्लस कितना आ जाएगा 2, ये कितना है यहाँ पर 12, और माइनस अंदर जाएगा तो 5 कैसे हो जाएगा, माइनस का वैल्यू कितनी बचेगी 5 12 माइनस 5, और ये कितने यहाँ पर 9, और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा -3। ये यहाँ पर 6, ये 4 अंदर चलेगा 4 कैसा हो जाएगा माइनस का। और अब यहाँ पर क्या लगा देंगे इसके सामने मैट्रिक्स सिंबल, और वैल्यू मिल जाएगी हमको यहाँ पर 3a माइनस c इक्वल्स टू 6 2 8 12 माइनस 5 7 9 माइनस 3 6 6 माइनस 4 2। 3a माइनस c बराबर हो जाएगा 8 6 7 2, और ये हमें आंसर फाइंड आउट करना था। अब नेक्स्ट सम्स देखते हैं। इसका नेक्स्ट सम्स देखते हैं कि अवयव की जो मैट्रिक्स होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसका फोर्थ सम्स दिया हुआ है a इंटू बी। मोस्ट इंपोर्टेंट सम्स है और एग्जाम में रैंडमली पूछा जाता है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले मैट्रिक्स a की वैल्यू रख दी। मैट्रिक्स a की वैल्यू कितनी है 2 3 4 2 2 3 4 और 2, और मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 -2 3 5 1 -2 3 5। मैट्रिक्स बी की वैल्यू है 1 -2 3 और 5। जब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करते वक्त हमें एक चीज का ध्यान रखना है। पहले ये चेक करते हैं कि क्या अवयव ए में जितने पंक्ति है क्या अवयव बी में उतने ही स्तंभ है। अगर है तो मल्टीप्लाई संभव है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब मल्टीप्लाई संभव नहीं है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते वक्त हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि सबसे पहले अवयव से पंक्ति और दूसरे अवयव से कॉलम मल्टीप्लाई में रहेंगे। पहले अवयव से क्या मल्टीप्लाई में रहेगी पंक्ति, और दूसरे वाले से क्या मल्टीप्लाई में रहेगा कॉलम। तो मल्टीप्लाई कैसे होगी 2 की मल्टीप्लाई पहले 1 में करेंगे, यानी इस पंक्ति के पहले अवयव की मल्टीप्लाई दूसरे वाले मैट्रिक्स के पहले स्तंभ के पहले अवयव से करेंगे। 2 की मल्टीप्लाई किस में होगी 1 में, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1। उसके बाद फिर 4 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे -2 में, तो पहले यहाँ साइन प्लस लगाएंगे 4 मल्टीप्लाई बाई -2 4 मल्टीप्लाई बाई -2। अब 3 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे 1 में, 3 किस में करेंगे 1 में, 3 मल्टीप्लाई बाई 1
और प्लस, अब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे -2 में, 2 मल्टीप्लाई बाई -2। अब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, देखो पहली पंक्ति की मल्टीप्लाई पहले स्तंभ में होगी, दूसरी पंक्ति की मल्टीप्लाई पहले स्तंभ में होगी। पहली पंक्ति यानी फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करते हैं। 2 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 3 में। 2 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 3 में। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 5। और इसी प्रकार सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई 3 और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 5 2 मल्टीप्लाई बाई 5 और मैट्रिक्स को क्लोज कर देंगे सिंबल से। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। a इंटू बी इक्वल्स टू हो जाएगा 2 1 जा 2 4 2 जा 8 4 2 जा 8 माइनस साइन रह जाएगा 3 1 जा 3 2 2 जा 4 और यहां पर आएगा 3 2 जा 6 4 5 जा 20 3 3 जा 9 2 5 जा 10। अब a इंटू बी इक्वल्स टू हो जाएगा 2 माइनस 8 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? -6 और 3 - 4 इक्वल्स टू हो जाएगा -1। 6 + 20 इक्वल टू हो जाएगा 26। 9 + 10 इक्वल टू हो जाएगा 19 और यही हमारे पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है। तो आपने देख लिया होगा कि हमने कैसे मल्टीप्लाई करते वक्त इस चीज का ध्यान रखना है कि जितने भी पहले अवयव में जितनी भी पंक्ति है दूसरे अवयव में उतने ही कॉलम का होना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं हुआ इसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। मल्टीप्लाई करने का पैटर्न क्या है? पहली पंक्ति के पहले अवयव की मल्टीप्लाई दूसरी पंक्ति के दूसरे पहले स्तंभ के पहले अवयव में होनी चाहिए। यानी हमारे पास फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई दूसरे मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट में होनी चाहिए। 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 5 और इसी प्रकार ऐसे हम आंसर निकालेंगे। सेकंड सम्स बिल्कुल इजी है, अपने आप हो जाएगा। निम्नलिखित को प्रकलित कीजिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनको सिंपल जोड़ना है, बाकी कुछ नहीं तो एक ही लाइन में मैक्सिमम आंसर हो जाएंगे। तो फर्स्ट वाला देखते हैं। फर्स्ट वाले में दिया हुआ है a - b b a b b। तो सबसे पहले जब ऐड करेंगे, ऐड करते टाइम क्या होगा यहाँ पर? a b -b a और इसमें क्या ऐड करना है हमको? इसमें ऐड करना है a b b a और जब इसको ऐड करेंगे कैसे ऐड होगा? a कितना आ जाएगा? a प्लस a और यहां पर क्या आ जाएगा? b प्लस b। ये हो जाएगा -b प्लस b -b प्लस b। अब यहां पर हो जाएगा a प्लस a तो a प्लस a। अब जब इसको ऐड करेंगे a और a कितना आ जाएगा? a और a आ जाएगा 2a b o प्लस b हो जाएगा 2b b से b हो जाएगा कैंसिल आउट, यानी यहाँ पर क्या बचेगा? 0 और यहाँ पर a प्लस a कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। और इस प्रकार आपने देख लिया कि बहुत सिंपल है दो मैट्रिक्स का एडिशन। जब हम दो मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं तो बिल्कुल इजीली हो जाता है। और इससे सेकंड वाला जो सम्स है, सेकंड वाले सम्स में a² प्लस b² यानी इस वाले एलिमेंट को किसके साथ जोड़ देंगे? इसके साथ जोड़ देंगे। क्या करना है हमको? इस एलिमेंट को जब इसके साथ जोड़ेंगे डायरेक्टली कर देते हैं तो वैल्यू कितनी बचेगी यहाँ पर? a² प्लस b² प्लस 2ab। क्या आ जाएगा यहाँ पर? 2ab। और जब सेकंड वाला ये वाला किसके साथ ऐड करेंगे? इसके साथ, यानी यहाँ पर आ जाएगा b² प्लस c² प्लस 2bc। और
इसको किसके साथ ऐड करेंगे, इसके साथ ऐड करेंगे, तो वैल्यू मिलेगी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और दूसरे वाले ब्रैकेट में वैल्यू क्या मिलेगी, यहां से -2ac, और इसको इसके साथ ऐड कर देंगे, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab। अब इन सभी को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला किसका, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो यहां पर क्या रखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2b, से फॉर्मूला किसका है, बी प्लस सी के होल स्क्वायर का, तो यहां पर क्या रख देंगे, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, फॉर्मूला किसका है, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, तो यहां पर क्या लिख देंगे, ए माइनस सी का होल स्क्वायर। इसी प्रकार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसके बराबर है, ए माइनस बी के, तो यहां पर क्या रख देंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और मैट्रिक्स क्लोज कर देंगे। और इसी प्रकार आपने देख लिया, बहुत सिंपल से सम्स है, बस आपको ऐड करना आना चाहिए। ऐड करने के लिए एक ही चीज का ध्यान रखना है कि पहले एलिमेंट को ऐड करना है पहले वाले एलिमेंट में, और दूसरे वाले एलिमेंट को ऐड करना है दूसरे वाले एलिमेंट में। सबसे पहले कोस स्क्वायर एक्स किस में ऐड होगा, साइन स्क्वायर एक्स में, तो यहां पर क्या लिख देंगे, कोस स्क्वायर एक्स प्लस क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, और दूसरे स्थान पर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, तो यहां रख देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और ये इस वाले एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा, यानी यहां पर भी क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और थर्ड वाले एलिमेंट पर क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो यहां लिख देंगे कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब सबसे पहले हमने एक वैल्यू पढ़ी थी, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है 1, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, और कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो आपने देख लिया, बड़ा इजी है दो मैट्रिक्स को ऐड करना। बस ऐड करने में एक प्रॉपर्टी का ध्यान रखना होता है कि जिस अवयव में जहां पर a11 है उसके साथ a11 ही ऐड होगा, जहां पर a12 है उसके साथ a12 ही ऐड होगा, अर्थात पहले अवयव के साथ में दूसरे मैट्रिक्स का पहला अवयव ऐड होगा, दूसरे अवयव के साथ में मैट्रिक्स का दूसरा अवयव ऐड होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, निर्देशित गुणनफल प्रकलित कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई फाइंड आउट करनी। क्या फाइंड आउट करनी है, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले फर्स्ट ही सम्स कर देता हूं। फर्स्ट वाले में हमारे पास एक वैल्यू गिवन है, कौन कौन सी वैल्यू गिवन है, a b माइनस b और a, मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा a माइनस b, b और a, और जब ये डेटा मल्टीप्लाई होगा तब हमने पहले क्या बोला था कि पहले में जितनी रो होंगी दूसरे में उतना किसका होना जरूरी है, कॉलम का होना जरूरी। तो नंबर ऑफ रो इक्वल टू 1 और 1 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 1 एंड 1 2। सो नंबर ऑफ रो यानी रो की फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई किस में करेंगे हम, फर्स्ट कॉलम में। तो ए की मल्टीप्लाई किस में होगी, ए में, ए मल्टीप्लाई बाई ए। अब बीच में क्या लगा देंगे यहां पर साइन, प्लस बी मल्टीप्लाई बाई बी। अब ए की मल्टीप्लाई करेंगे बी में तो ए मल्टीप्लाई बाई माइनस बी, ए मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा माइनस बी। अब प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए, प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए, और मैट्रिक्स क्लोज। इसी प्रकार माइनस बी की मल्टीप्लाई पहले ए में करेंगे, तो माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए, माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस ए मल्टीप्लाई बाई बी, ए मल्टीप्लाई बाई
p. अब माइनस बी मल्टीप्लाई बाई माइनस पी, माइनस बी मल्टीप्लाई बाई माइनस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई ए इक्वल्स टू हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाई ए, दैट इज ए स्क्वायर, b मल्टीप्लाई बाई b, दैट इज b स्क्वायर, a मल्टीप्लाई बाई माइनस b, दैट इज माइनस ए बी, प्लस b मल्टीप्लाई बाई ए बी, माइनस b मल्टीप्लाई बाई ए माइनस ए बी, प्लस a मल्टीप्लाई बाई b ए बी, माइनस बी मल्टीप्लाई बाई माइनस 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 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगी, प्लस मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर, और प्लस यहां पर मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर. सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी एंड प्लस ए बी कैंसिल आउट, दैट इज 0, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल आउट, दैट इज 0, a square plus b square. This is required solution.